जैसा कि हम लगातार से एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं एंड आप लोग लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारे रसायन शास्त्र यानी कि आपका 18 तारीख को जो पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम 2 अंकीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड इस वीडियो को जो भी बच्चा कंप्लीटली देख करके जाएगा ना, मैं कहता हूं कि वो 18 फरवरी के पेपर में झंडा गाड़ के आने वाला है। एंड केमिस्ट्री के ये दो नंबर के क्वेश्चन ना लास्ट ईयर में रिपीट हुए हैं एंड ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से समझाते हुए चलूंगा कि आपको याद होते चलेंगे। एंड ये क्वेश्चन ना 2-3 साल से लगातार देखो, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं भाई उन्हें पहले कर लो, बाकी आपने सारा कुछ पढ़ रखा है, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल सही है ना। लेकिन जो बार बार आता है भाई उसे पढ़ना चाहिए। देखो मैंने कुछ ऐसे डायग्राम्स वगैरह का यूज किया ताकि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आए, तो वीडियो को पूरा देखना है एंड सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करके चलना। देखो मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, यही क्वेश्चन है ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग पहले बताइए, थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं स्क्रीन पर, ठीक है ना, फिर हम स्क्रीन पर ही जाने वाले हैं भाई। देखो 2 अंकीय प्रश्न हमारे स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। 3 अंकीय प्रश्न का वीडियो मैं जल्दी ही डाल दूंगा, क्या पता वीडियो डल चुका हो तो जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। और अगर आपने अन्य सारे सब्जेक्ट्स की भी तैयारी नहीं करी है, जैसे कि फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश, अन्य सारे सब्जेक्ट हो गए है ना, तो जाकर के वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट भाई चेक करो, मजा आ जाएगा एकदम, है ना। देखो चलिए 2 नंबर प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है, हाइड्रोजन के 2 समस्थानिकों के नाम एवं संकेत लिखिए भाई, है ना। तो देखिए समस्थानिकों के नाम, हाइड्रोजन के आप सभी को पता है 3 समस्थानिक हैं जिनमें से 2 के पूछे गए हैं आपको, तो 2 के नाम आपको दिए गए हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, है ना। और ये दोनों के संकेत आपको दिए गए हैं इस तरीके से, फर्स्ट का संकेत होता है, ये दूसरे का संकेत, है ना। दोनों को याद कर लो एंड ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है और ये इस तरीके से आप तीनों को समझ सकते हो, आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। देखो तो आपके ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, है ना, तो ट्रिटियम, ये आपके सामने दोनों समस्थानक यहाँ पे दिए गए हैं। हाइड्रोजन का ये मास नंबर भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसे अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, इसमें जो जो यहाँ पे कहें कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कण होते हैं भीतर आपको बताए गए हैं, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे, मूल अनुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए भाई। अंतर आप लोग इस तरीके से लिखना चाहो सारणी बना करके तो वैसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे समझाना चाहते हो यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा जा सकता है एंड ये आपका बिल्कुल सही है। देखो मूलानुपाती सूत्र ये कि यौगिक एवं में परमाणुओं का सबसे सरल पूर्ण संख्या अनुपात दिखाते हैं। अणु सूत्र ये कि अणु में प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या को दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं, मूलानुपाती जो सूत्र होता है यौगिक में परमाणुओं का सबसे सरल पूर्ण संख्या का अनुपात दिखाते हैं, जबकि जो अणु सूत्र होता है वो अणु में प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करता है भाई, है ना। और संरचनात्मक सूत्र बताते हैं कि एक अणु में परमाणु एक दूसरे से कैसे बंधे, है ना। तो ये हमें क्या संरचनात्मक सूत्र से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कुछ धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित हैं। देखो कुछ धातुओं के जो है इलेक्ट्रोड विभव आपको दिए गए हैं, इनकी घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में लिखिए भाई। तो घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में इनको लिखना है, देख सकते हैं यहाँ पे 1.42 वोल्ट दिया गया है आपको, वोल्ट नहीं विभव सॉरी यहाँ, और ये दूसरा दिया गया है, तीसरा कुछ धातुओं के दिए गए। अब इनको भाई क्रम में आपको लिखना है, तो किस तरीके से लिखोगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो घटती हुई क्रम क्रियाशीलता में इस तरीके से आप लिख दोगे, सबसे ज्यादा क्रियाशील जो है ना, जो है आपका -2.87 विभव, ये है आपका, देखो है ना ये वाला, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। आप घटते हुए क्रम में यहाँ पे लिख देना आपको, है ना। इस तरीके से भी आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो, बस आंसर तो है इतना सा भाई 2 लाइन का, है ना। और ये यहाँ पे थोड़ा पढ़ सकते हो आप, धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है उनकी इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करती है, तो इस चीज को याद रखना है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आधिकारिक नकारात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं क्योंकि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर ऑक्सीकृत हो जाती हैं। मतलब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अधिक नकारात्मक, देखो -2 भाई, अधिक नकारात्मक कौन है, यही है ना, तो सबसे अधिक क्रियाशील तो यही होगी ना, तो यहाँ पे आप इस चीज से याद रखिएगा इसको, है ना। चलिए अगला, अब देखिए भाई ये तो पॉजिटिव है, अब ये तो सबसे कम क्रियाशील होगी, है ना, तो इस चीज से यहाँ पे इसको बताया गया, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए भाई। तो स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मैं आपको इसको यहाँ पे दिखवाना चाहूंगा। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, है ना। देखिए स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, है ना। तो स्थिर अनुपात के नियम में कहा गया है कि किसी दिए गए रासायनिक यौगिक में हमेशा घटक जो है निश्चित अनुपात में होते हैं, द्रव्यमान द्वारा और इसके स्रोत और तैयारी की विधि पर निर्भर नहीं करते हैं ना। तो ये स्थिर अनुपात के नियम में कहा गया है। देखो कई सारे बुक्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा बहुत अलग लिखा रहता है, लेकिन नियम वही सेम रहता है। तो आपने जो पहले से याद कर रखा है उसे को ही याद करना, जो मैं बता रहा हूं उसको याद मत करना, है ना। तो आपको जो पहले से याद है उसे याद करके रखना, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैंने पढ़ा क्या था आखिर में, नहीं। तो आपने जो पहले से पढ़ा है वही याद रखना, नहीं पढ़ा तो इसे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 4 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की भाई संख्या याद करिए। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपको 16 ग्राम पर मूल, आप सभी को पता है होता है ना। एक मूल में अणुओं की संख्या कितनी होती है ये आपको देखिए भाई, इससे ना बहुत बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है और 1 नंबर आपको ये बड़ा सा आपकी कॉपी में दे देता है, ठीक है। 4 ग्राम में मोल की संख्या भाई, अब 1 ग्राम में इतनी संख्या होती है तो 4 ग्राम में निकाल लो भाई, है ना। ये ऑक्सीजन का यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया 16 और ये यहाँ पे 4 ग्राम में निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे 4 ग्राम में पूछा गया है तो 16 का यहाँ पे भाग दे दियो भाई,
तो ये आपका यहाँ पे 0.25 मोल आ जाता है। अब इसके आंसर, इसके आगे का जो है आंसर आपको अणुओं की संख्या, भाई इसमें परमाणु की संख्या बतानी थी, तो अणुओं की संख्या आपकी कितनी आ जाती है, ये आपकी अणुओं की संख्या यहाँ पे आ जाती है 10⁻23। तो इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। नेक्स्ट आपका जाता है निम्नलिखित में से सार्थक अंकों की संख्या बताइए। देखो सार्थक अंकों की संख्या बतानी है भाई, तो वो सार्थक अंक किसी प्रयोग द्वारा शुद्धता की जो अंक आपको दिए गए हैं और 101% लिख करके ले लो। ऐसा क्वेश्चन एक आने वाला है कि सार्थक अंकों की संख्या बताओ, या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि इस संख्या में खालिस्तान सार्थक अंक हैं, इस संख्या में सार्थक अंक हैं कितने हैं भाई, तो आपको बताने होते हैं। देखो तो ये पढ़ लेना, ये इसको पढ़ लो अच्छी तरीके से। एंड आपको संख्या आपकी जो जो दी गई है मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया। एंड इनके सार्थक अंक है, देखो इसमें 3 सार्थक अंक है ना, अब इसमें भी 3 सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है, इसमें क्या है, इसमें ये 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो इस चीज से इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है भाई आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। देखो वीडियो छोड़ करके मत जाना, नहीं तो बाद में पछताने वाले हो कि मैंने काश वो वीडियो पूरा देख लिया होता। जब भाई एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तो जब आसपास के बच्चे जल्दी जल्दी से लिख रहे होते हैं ना, तब वो पता चलता है यार कि उस टाइम पढ़ लिया होता है यार, है ना। तो अभी पढ़ लो, बाद में ये मत सोचना पड़ेगा, वो काश को हटा दो दिमाग से, है ना। जब काश नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई यार काश जब पढ़ लिया होता, नहीं, अभी टाइम है, कर सकते हो। देखो आयनन ऊर्जा क्या होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक भी देखेंगे। किसी तत्व की गैसीय अवस्था में एक विलगित परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने के लिए लगने वाली आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहा जाता है। शायद ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी बन सकता है, 3 नंबर में भी बन सकता है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ही इसका आंसर दिया गया है, तो ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए तो ये आयनन ऊर्जा आपको समझाई गई है। देखो यहाँ पे ये Me ये मिलेगा ऊर्जा इसमें, तो Mg इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे भाई, तो ये आयनन ऊर्जा बनेगी यहाँ पे, है ना। तो इस चीज को याद रखना। इसको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, परमाणु या आयनन का आकार हो सकता है, नाभिकीय आवेश, परिरक्षण प्रभाव, है ना। परिरक्षण प्रभाव भाई पढ़ के जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवर्तिता वगैरह ये सारा कुछ, है ना। परिरक्षण प्रभाव अच्छी तरीके से कर लेना। अब अगला क्वेश्चन आपका दिया है इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता के क्या मूल अंतर है भाई। चलिए इनके उत्तर अब आगे के जो क्वेश्चन है आपके सारे के सारे ये हम देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉन लब्धि और विद्युत ऋणात्मकता, एंथैल्पी में अंतर। देख सकते हो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को एक पृथक गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है तो उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा को इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी कहा जाता है। और एक अणु में एक परमाणु साझा करना या फिर जोड़ा जाना, एक तरीके से शेयर करना, इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के रूप में जो है जाना जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एंड इसमें क्या किया जाता है, इसमें परमाणु को साझा करके इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को अपनी ओर जो है इसमें आकर्षित किया जाता है, और इसमें पृथक गैसीय परमाणु को जोड़ा जाता है, जो कि ऊर्जा की मात्रा को इलेक्ट्रॉन लब्धि इसमें कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है यह एक पृथक परमाणु का गुण है, यह एक बंधित परमाणु का गुण होता है। नेक्स्ट है इसका मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मात्रक जो होता है आपका किलो जूल पर मोल होता है। इसकी कोई इकाई नहीं है, विद्युत ऋणात्मकता की कोई इकाई नहीं है, मात्रक नहीं है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा स्टोक विलयन क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में आया हुआ है। देखिए तो रासायनिक प्रयोगशाला में वांछित सांद्रता का विलयन सामान्यतया अधिक सांद्र विलयन के तनुकरणों से बनाया जाता है। यदि सांद्रता वाले क्षेत्र को, सांद्रता वाले विलयन को स्टोक विलयन भी कहा जाता है। तो इस चीज को याद रखना कि जो अधिक सांद्रता वाला विलयन होता है उसे स्टोक विलयन भी कहते हैं। देखो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे देखो पेपर से पहले मैं आपकी कुछ ऐसी हेल्प कर सकता हूं कि आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% वो पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, है ना। क्योंकि वहां पे आपको जुड़ जाना चाहिए और आपकी हेल्प होगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स में मैंने पिन करके दी है, ठीक है ना, तो ज्वाइन कर लेना। देखो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या भाई, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा एंड याद भी कर रखा होगा विद्यार्थियों ने, तो क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा बार आता है। देखिए यह क्वांटम यांत्रिकी का एक नियम है जिसे पाउली इन वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी दो समान फर्मियोन एक ही समय में एक समान परमात्रा स्थिति में नहीं रह सकते हैं, ये इनका नियम कहता है। किसी एक ही परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए यह नियम कहता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों को चारों परमात्रा संख्या एक समान नहीं हो सकती। जो दो इलेक्ट्रॉन होती हैं उनकी जो चारों परमात्रा संख्याएं होती हैं वो कभी भी समान नहीं हो सकती। यह जो है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहता है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है असमानुपातन, है ना, असमानुपातन, सॉरी, यहाँ असमानुपातन अभिक्रियाएं क्या है ना। वो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में कुछ थोड़ा हो जाता है ना। तो परिभाषा आपकी रहेगी, असमानुपातन जो अभिक्रियाएं होती हैं वह रेडॉक्स अभिक्रिया है ना, जिसमें एक ही तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था का एक भाग ऑक्सीकरण करता है और दूसरा भाग जो है अपचयन करता है। तो देखो आपने ये चीज रेडॉक्स में भी पढ़ा होगा
कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन है ना दोनों साथ साथ होती हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसी तरीके से जो असमानुपातन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें क्या होता है, वही एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया ही है, और जिसमें ऑक्सीकरण होता है एक भाग का और दूसरे भाग का क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये हमारी रेडॉक्स इसे एक तरीके से कहा जा सकता है ना। इसका उदाहरण आपको दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ क्लोरीन के एक भाग का ऑक्सीकरण और दूसरे भाग का जो है अपचयन हो रहा है। अपचयन से ये प्राप्त हुआ, ऑक्सीकरण से हमें HCl प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था के मध्य अंतर लिखिए भाई। अंतर लिखना है आपको। तो देखिएगा, देखिए परिभाषा के आधार पर एक अंतर, एक गणना के आधार पर, एक प्रकृति के आधार पर कि प्रकृति कैसी है, एक उदाहरण भी आप लिख सकते हो। देखो मैंने 4 अंतर दे दिए हैं, 2 आपको याद जरूर से कर लेना। देखिए पैरामीटर के मतलब इनको किस आधार पर अंतर हम कर रहे हैं, तो परिभाषा देखेंगे संयोजकता की, परमाणु द्वारा यौगिक में बनाए गए रासायनिक बंधों की संख्या संयोजकता कहलाती है। जबकि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है भाई, तो परमाणु पर आवेश की परिकलित संख्या है ना, या फिर बंधन इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो ऑक्सीकरण अवस्था उसे हम कह सकते हैं। और इसकी गणना जो है स्थिर संख्या होती है। तो जैसे H की 1 है हाइड्रोजन की, है ना, और ऑक्सीजन O की यहाँ पे 2 यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट है मतलब एक स्थिर संख्या होती है जैसे, है ना, और बंधित परमाणु की इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति के आधार पर यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, बदलती रहती है, एक समान नहीं होती है। इसकी क्या है, स्थिर है, ये बदलती रहती है ना इलेक्ट्रॉन संख्या। नेक्स्ट है आपका प्रकृति, तो भाई ये वास्तविक संख्या होती है एक प्रकार से, ये काल्पनिक है ना। संयोजकता क्या है, एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 यहाँ पे है ना, ऑक्सीजन की 2, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका उदाहरण, आपको बताया गया उदाहरण के तौर पर भी आप इसे समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है स्टॉक नोटेशन की व्याख्या दीजिए। तो भाई 2 नंबर में ये क्वेश्चन है, एंड लॉन्ग में आएगा तो भाई इसमें ऐड करके क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो 2 नंबर के रूप में क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा कि यह धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति है। धातु के नाम के बाद ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंकों में कोष्ठक में लिखा जाता है ना, तो इस चीज को याद रखना। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसको उदाहरण के तौर पर यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो रोमन अंक कौन हो सकते हैं, ये देखो कौन, यहाँ पे देखो इस तरीके से रोमन अंक आपका दिया गया है, ये 2, इन्हें आप कहते हैं, ये रोमन अंक ही ना कहलाते हैं अपने, है ना। ये रोमन गिनती तो आपने पढ़ी हो गई है ना। रोमन अंकों में कोष्ठक में लिखा जाता है, किस पद्धति में, यहाँ पे धातु के नाम के बाद ऑक्सीकरण अवस्था को क्या लिखा जाता है, रोमन पद्धति में लिखा जाता है। वो स्टॉक नोटेशन उसे हम कहते हैं। तो ये यहाँ पे देखो इसमें किया गया यूज इसका, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसकी +2 है, किसकी, आयरन क्लोराइड की, और यहाँ पे क्या है, यही चीज है। लेकिन क्या है यहाँ पे देखो, ये क्या रोमन संख्या के द्वारा बदल गया, तो यहाँ पे चेंज हो गई स्थिति अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक तंत्र से आप क्या समझते हैं भाई, तो यह एक नामकरण की पद्धति है जिसमें यौगिकों में उपस्थित धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। तो भाई यह एक नामकरण की पद्धति होती है स्टॉक तंत्र, स्टॉक सिस्टम, जिसमें यौगिकों में उपस्थित धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। इसमें धातु के नाम के बाद ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंकों में दर्शाया जाता है। यही सेम चीज आपकी यहाँ पे कह लो इसमें, है ना। देखिए तो इसे इस तरीके से इसका महत्व देख सकते हैं। यह स्पष्ट करता है कि यौगिक में धातु की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है ना, यहां से पता चल रहा था ना ऊपर। यह जटिल यौगिकों को सही तरीके से नामित करने में सहायक होता है, तो इसे भी याद रखना। उदाहरण देखिएगा Cu2O, है ना, ये कॉपर ऑक्साइड है हमारा, इसमें कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था 1 है, +1 है, क्योंकि हमें इससे पता चल रहा है, ये रोमन संख्या जो कोष्टक में है इससे हमें पता चल रहा है कि +1 है। अब यहाँ पे 2 हो गई तो +2 हो गई, अब 3 हो जाती भाई तो +3 हो जाती, है ना। तो इससे पता चल रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है मानक ताप एवं दाब से क्या तात्पर्य। भाई ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसको याद करके रखना। एंड मानक ताप का मान याद करके रखना, ये आपका दिया गया है। ठीक है, देखो मानक ताप एवं दाब से तात्पर्य उस तापमान और दाब से है ना जिस पर गैसों का गुणांक और उनके व्यवहार की सामान्य स्थिति मानी जाती है। तो इस चीज को याद रखना, मतलब उनके गैसों का जो गुणांक होता है और उनके व्यवहार की जो सामान्य स्थिति होती है वो इनके द्वारा ही यहाँ पे मापित की जाती है, मानी जाती है। तो याद रखिएगा मानक ताप का मान यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि जो केल्विन में 273.15 केल्विन दिया गया है, और मानक दाब 1 एटमोस्फेयर 1 ATM, आपने ये पढ़ा होगा, है ना। तो इस चीज को याद रखना, ये कई बार सही जोड़ी में बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा Na2CO3, है ना, इस तरीके से ये लिखा हुआ है Na2CO3। ठीक है ना, अणुभार आपको 106 ग्राम 500 ml m/10 जो कि आपकी मोलरिटी दी गई है ना, विलयन बनाने के लिए इसकी कितनी मात्रा आवश्यक होगी, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। एंड आपको कितनी मात्रा आवश्यक होगी, तो यहाँ पर 5.3 ग्राम इसकी मात्रा आवश्यक होगी। तो इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं, बस आपको ये याद होना चाहिए। बस आपका जो दिया जाता है वह आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, बट आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेथेन के दहन में मेथेन को सीमांत अभिकर्मक क्यों मानते हैं। आंसर आपका दिया गया है मीथेन का दहन एक हाइड्रोकार्बन को हवा में जलाने की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, गर्म और प्रकाश उत्पन्न होता है। देखो जब
मीथेन का दहन हाइड्रोकार्बन को, है ना, मीथेन का दहन किया जाए तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, गर्मी, पानी, है ना, ये प्रकाश जो है उसमें निकलेगा। इस प्रक्रिया को दहन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कह लो कि दहन में का सबसे जरूरी चीज क्या होती है भाई, तो ऑक्सीजन सबसे जरूरी होती है दहन के बीच, है ना। देखिए इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं मीथेन का एक दहन ऐसी ही प्रक्रिया है जिसमें हवा में मीथेन और ऑक्सीजन के बीच जो है प्रतिक्रिया होती है, जैसे से कार्बन डाइऑक्साइड, गर्म पानी, है ना, ये सारी चीजें उत्पादों के रूप में निकलते हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी इसकी प्रक्रिया दी गई है। मतलब ऑक्सीजन चाहिए आग जलाने के लिए, दहन यहाँ पे हो रहा भाई, फिर यहाँ पे ये जलेगा, है ना। ये यहाँ पे मीथेन दी गई CH4 आपकी, फिर ये 2O2 ये आपकी ऑक्सीजन दी गई ग्राम में, है ना। तो ये आपकी 2 ग्राम अणु हैं इसके, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली, उससे पानी निकला भाई, हीट निकली, ऊष्मा निकली, प्रकाश निकला, ठीक है। इस तरीके से आप इसे समझा सकते हो। और यदि आप इतना आगे लिखना चाहते हो तो लिख देना, नहीं तो इसे नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतने में आपका काम चल जाएगा उदाहरण शायद। नेक्स्ट आपका आ जाता है 50 ml और 50.05 ml में क्या अंतर भाई। तो 50 ml का मतलब है कि हम वॉल्यूम को 0.1 ml की शुद्धता तक मापेंगे या नापेंगे, और 50.10 ml का मतलब है कि हम वॉल्यूम को 0.01 है ना तक की शुद्धता तक नापेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 50 ml में क्या है कि हम इसको 50 तक माप रहे हैं ना, 50, और यहाँ पे ml है ना, इसके बाद पॉइंट के बाद 0 आया तो इसको हम 0.01 तक ही माप रहे हैं। अगला है आपका अल्फा कण। क्या है भाई, अल्फा कण धनावेशित आवेशित हीलियम का एक नाभिक का कण होता है, तो इस चीज को याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। अगला है आपका नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने। देखो अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर करवाऊंगा क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबापन को नहीं करना है ना। देखिए मूल संकल्पना क्या है, तो मूल पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई है एक मूल में, इस चीज को याद रखना। और ये थोड़ा गलत यहाँ पे होगा, 10⁻23 होता है, इस चीज को कंप्लीट कर लेना, है ना। 6.022 इंटू 10⁻23 आप याद रखना, एक मूल बराबर होता है, इस चीज को याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपको दिया गया है, इसी अवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है, और अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, ये चीज याद रखना, एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र में आपको संबंध बताना है। देखिए तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है लास्ट ईयर में। मूलानुपाती सूत्र यौगिकों में तत्वों के सबसे सरल अनुपात को दर्शाता है। आणविक सूत्र यौगिकों में उपस्थित तत्वों की सही संख्या को दर्शाता है। इसमें संबंध आपका यहाँ पे बताया गया है। क्या आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इनटू n, जहां n क्या होती है, एक पूर्णांक। इस तरीके से लिख दोगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगर इतना भी आप इसका उत्तर लिख दोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सीमांत अभिकारक भाई किसे कहते हैं। तो आंसर दिया गया है, सीमांत अभिकारक वह अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले समाप्त हो जाता है। देखो मतलब सीमा के पहले समाप्त हो जाता है और अभिक्रिया को रोक देता है, यह उत्पाद की अधिकतम मात्रा को नियंत्रित करता है ना। तो सीमा तक तो ये पहुंचता ही नहीं है, मतलब सीमा को ही समाप्त कर देता है, मतलब अभिक्रिया समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा, वो सीमांत अभिकारक है। नेक्स्ट आ जाता है भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन ना जाने बोर्ड वालों को कितना अच्छा लगता है कि वो बार बार दे देते हैं। मूललता एवं मूलरता में अंतर, है ना, इस चीज को याद रखना। मूलरिटी और मूलेलिटी में अंतर भाई। मूलरता क्या होती है, मूलरता बिलियन के प्रति लीटर मूलों की संख्या होती है, प्रति किलोग्राम मूलों की संख्या, है ना। इतना ही अंतर याद रखो तो बस 2 अंतर तो ठीक है आपके, है ना। देखो अभी प्रति लीटर है तो भाई इसकी इकाई मूल प्रति लीटर होगी, और 1 किलोग्राम है तो भाई इसकी इकाई जो है मूल प्रति किलोग्राम होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मूलरता जो है ताप पर निर्भर करती है, ये मूललता जो है ताप पर निर्भर नहीं करती है, ये अंतर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं भाई। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी तरंग है जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होती हैं और यह माध्यम के बिना भी प्रसारित हो सकती है। मतलब देखो जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर हों, ऐसी तरंगें उनमें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं और यह माध्यम के बिना भी प्रसारित हो जाती हैं। इनकी गति शून्य में 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इस चीज को याद रखना, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की यहाँ पर गति दी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आयनिक बंध किसे कहते हैं। तो आयनिक बंध वह रासायनिक बंध है जो एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने और दूसरे द्वारा ग्रहण करना, मतलब एक ने तो खो दिया भाई, अब दूसरा उसे ग्रहण कर लेगा, यह जो बंध बनेगा वहां पे वो आयनिक बंध कहलाएगा, है ना। तो इस चीज को याद रखना। यह धनायन और ऋणायन के बीच स्थैतिक आकर्षण से बनता है। उदाहरण आपको NaCl सोडियम क्लोराइड दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भाई क्या है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये। तो यहाँ पे देखिएगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वह श्रेणी है जिसमें विभिन्न तरंगदैर्घ्य और आवृत्तियों की जो विद्युत चुंबकीय तरंगें आती हैं, जिसमें रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त दृश्य प्रकाश तरंगें होती हैं, है ना, और परावैगनी एक्सरे और गामा किरणें शामिल होती हैं इसमें। तो इस चीज को याद रखना, एंड ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, इसको याद रखना, इनसे ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है भाई। इस चीज को कर लेना, ये 1 नंबर में भी बन सकता है, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो तो जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश की उच्च ऊर्जा
किरणें पड़ती हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, देखो प्रकाश। अब भाई किसी धातु की सतह पर, मतलब कोई भी धातु कह लो आप, आपने एक धातु रखी वहां पे और इस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, है ना, और वहां से क्या होगा, प्रकाश की किरणें पड़ी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, कई सारे इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलना वहां से चालू हो जाएंगे, उत्सर्जित होंगे। तो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को, तो मतलब इसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इस सिद्धांत को आइंस्टाइन ने समझाया था, है ना, ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है आपका 1 ग्राम अणुभार में, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो परिकलन करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। देखो तो यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है 1 ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रॉन का भार आपको दिया गया है, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनता है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है, ये टोटली निकल करके, है ना, 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अफबाउ सिद्धांत क्या है भाई। तो अफबाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे निचली स्तर ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। देखिए अफबाउ कहते हैं कि जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होती हैं तो वो सबसे निचले, मतलब सीधे ऊर्जा ऊपर के ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर में नहीं जाएंगे, पहले निचले ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, फिर उच्च ऊर्जा स्तरों की ओर जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की। अब भाई हमें सीढ़ी चढ़ना है तो सबसे पहले हम ऊपर थोड़ी ना जाएंगे, नीचे से जाएंगे ना, थोड़ी धीरे धीरे, है ना। तो पहले नीचे जाएंगे, हम निचली में जाएंगे इलेक्ट्रॉन और फिर ऊपर की ओर जाएंगे। यह सिद्धांत बताया जाता है कि परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरते हैं, जैसे 1s 2s उसके बाद 2p, है ना, 3p, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, है ना। इसी प्रकार से यही क्रम होता है इलेक्ट्रॉन के भरने का कक्षकों में। नेक्स्ट है आपका 4 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए भाई, है ना। यहाँ पे आपको आंसर दिया गया, देखो 4 ग्राम में करना है आपको, है ना। तो ये आप यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन है, एंड इसको अच्छी तरीके से कर लेना। अब भाई फोटोन क्या होते हैं, ये फोटोन भाई क्या होते हैं, तो फोटोन छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, कह लो कि ऊर्जा के, है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स को हम फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जिनसे मिलकर के प्रकाश बना होता है। अब इसका क्वांटाइजेशन को समझाइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका क्वांटाइजेशन का मतलब है कि किसी की आवेश की केवल निश्चित विभाजन योग्य मात्राएं हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भाई, ये -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और यह केवल पूर्णांक गुणांक के रूप में होता है, तो इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है भाई, तो इस चीज को याद रखना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि किसी कण का स्थान और संवेग दोनों को एक साथ सटीक रूप से मापना संभव नहीं है। इनके अनुसार यहाँ पे ये दिया गया है del(x) × del(p) h/4π, ये आपके सामने दिया गया है ना। तो ये संवेग की अनिश्चितता यहाँ पे बताई गई है ना, del(x) की जो है स्थान की अनिश्चितता है और del(p) की संवेग की अनिश्चितता। नेक्स्ट है आपका पाउली का अपवर्जन नियम, क्वेश्चन रिपीट हो गया लेकिन समझिएगा। पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि एक ही परमाणुओं में कभी भी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन समान क्वांटम संख्या नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना विशिष्ट स्थान और ऊर्जा स्तर होता है। अगला क्वेश्चन है अल्फा कण क्या होते हैं भाई, तो अल्फा कण जो होते हैं 2 प्रोटोनों और 2 न्यूट्रॉनों, देखो 2 प्रोटॉन है भाई और 2 क्या है, न्यूट्रॉन है ना, का समूह होते हैं अल्फा कण। यह हीलियम परमाणु का आयनित रूप है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यह परमाणुई विकिरण का एक प्रकार है जो नाभिकीय अभिक्रिया में उत्सर्जित होते हैं। अगला है नाभिक की खोज भाई किसने करी थी, तो रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जिनका पूरा नाम है, और 1911 में इन्होंने करी थी जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी, है ना। आपको याद रहे इसलिए मैंने बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हुंड का नियम लिखिए भाई, तो हुंड का नियम कहता है कि एक ही ऊर्जा स्तर पर स्थित ऑर्बिटल्स जैसे PDF, है ना, ये ऑर्बिटल्स हैं, इनमें इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं, और जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक कोई 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं भरते। मतलब देखो पहले PDF मतलब P में 1 हो गया, फिर D में 1 हो गया, फिर F में हो गया, मतलब सब में पहले एक एक हो जाएंगे, है ना। सबको पहले एक एक मिलेगा, अगर और बचा तो फिर सबको 2-2 मिलेगा, है ना, फिर से स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से। नेक्स्ट आपका आ जाता है आर्हीनियस समीकरण क्या है भाई, इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बनता है ना। ये नीचे आगे इसका दिया गया पूरा गणितीय रूप, नीचे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। आर्हीनियस समीकरण रासायनिक अभिक्रिया की दर को तापमान के साथ व्यक्त करता है। यह समीकरण निम्नलिखित रूप में होता है। तो देखिए यहाँ से शायद स्किप हो गया है ना, del/RT इस तरीके से वो होता है, तो इस चीज को हम आगे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ली सातिलिये का सिद्धांत भाई क्या है, तो ली सातिलिये का सिद्धांत कहता है, ये यहाँ पे यही था कि ली सातिलिये का सिद्धांत कहता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी प्रकार सातिलिये का सिद्धांत का परिवर्तन किया जाता है। ये शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है ना, तो इनके सिद्धांत को आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, इधर उधर वर्ड हो गए शायद, मुझे लगता है। इस तरीके से इसको पढ़िएगा, जो ये सिद्धांत रासायनिक अभिक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन, है ना, का परिवर्तन किया जाता है। देखो तो यहाँ पे सिद्धांत ये रहेगा कि ली सातिलिये का सिद्धांत कहता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी प्रकार का
परिवर्तन किया जाता है ना, इसको यहाँ से मिटाइए, है ना, ये यहाँ का आगे का यहाँ चला गया, परिवर्तन किया जाए, जैसे तापमान में, दाब में, सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो उसी दिशा में प्रतिक्रिया करती है। तो क्या, जिससे उस परिवर्तन का प्रतिकार होता है और अभिक्रिया जो है उसी दिशा में प्रतिक्रिया करती है। ये लीतस-सातली का सिद्धांत है। नेक्स्ट है हेनरी का लॉ लिखिए, हेनरी का नियम लिखना भाई। तो हेनरी का नियम कहता है कि किसी गैस का विलयन में घुलने की सांद्रता उसके ऊपर की गैस दबाव के अनुपाती होती है। आपके सामने दिया गया है C बराबर KP। नेक्स्ट है, जहाँ C क्या है भाई, सांद्रता है, K हेनरी स्थिरांक है, इस चीज को याद रखना, एंड P हमारा दबाव है, दाब है। सम आयन प्रभाव क्या है, सम आयन, नाम से ही पता चल रहा है कि यह सम आयन प्रभाव जब होता है तब होता है जब किसी तत्व के समस्थानिकों के भौतिक या रासायनिक गुणों में अंतर होता है। उदाहरण के लिए H2O और D2O, है ना, डाइटेरियम होता है, जल होता है, ऑक्साइड के उबालने और गलनांक में भिन्नता होती है, मतलब इनको जब उबालेंगे तो इनमें क्या भिन्नता नजर आएगी, ये सम आयन प्रभाव हुआ। इसको चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्हीनियस समीकरण क्या है, यही मैंने कहा था, ये देखो K बराबर AE माइनस EA अपॉन RT। तो इस चीज को याद रखना, एंड ये सही जोड़े में कई बार भी आया हुआ है, ठीक है। तो आर्हीनियस समीकरण रासायनिक बलगत की शाखा में प्रयुक्त किया जाने वाला समीकरण है, जिसे सक्रियण ऊर्जा पर ताप प्रभाव ज्ञात करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम भाई क्या है। देखो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा विलयन की दुर्बल तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका पूरा का पूरा इसका गणितीय रूप दिया गया है ना, जैसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है कार्बोकटाइन की संरचना बनाइए भाई। तो ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, कार्बोकटाइन की संरचना आप इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, धनावेशित कार्बन परमाणु संकृत होता है तथा एक पी कक्षक रिक्त होता है ना। ये रहेगा आपके सामने यहाँ पे पूरा का पूरा इसका संरचना कार्बोकटाइन की दी गई है, इसको बना लेना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, देखो इसके बारे में लिखना चाहो थोड़ा तो लिख सकते हो। साम्य स्थिरांक की परिभाषा दीजिए भाई, साम्य स्थिरांक क्या होता है, और KP/KC में संबंध आपको ज्ञात कर लेना है ना। KP/KC में संबंध लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, 4 नंबर में करना है उसे। तो साम्य स्थिरांक एक संख्या है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन में प्रतिक्रिया और उत्पादों की सांद्रताओं के अनुपात के रूप में व्यक्त होती है। इसे KC द्वारा दर्शाया जाता है साम्य स्थिरांक को, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परिरक्षण प्रभाव क्या है। देखो अभी मैंने बताया था ना कि इसको पढ़ना है, तो याद करके चलना। रासायनिक प्रतिक्रियाओं में पदार्थ और ऊर्जा का संरक्षण दर्शाता है। यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान और ऊर्जा बदलती नहीं है, ये परिरक्षण प्रभाव कहता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है एन की आयनन जो एंथैल्पी है O से ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से भाई ज्यादा क्यों होती है आयनन एंथैल्पी, इसको आपको समझाना है। तो नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी O से ज्यादा होती है क्योंकि N में आधी भरी 2s, मतलब इसमें जो कक्षक होते हैं वो आधे भरे होते हैं, 2s और 2p कक्ष होते हैं, जो कि O के मुकाबले अधिक स्थिर हैं, जिसमें नाइट्रोजन को आयनित करने से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए N की जो आयनन एंथैल्पी है वो O से ज्यादा होती है, क्योंकि इसके जो कक्षक हैं वो क्या है भाई, स्थिर हैं, अधिक स्थिर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित करो। तो आंसर दिया गया है यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो यौगिक में उपस्थित तत्वों के सबसे सरल गुणांक में अनुपात को दर्शाता है। तो इस चीज को याद रखना, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला है विलयन की मूलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों भाई। तो ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है या 2 नंबर में भी आ सकता है। उत्तर दिया गया है विलयन की मूलरता पर ताप का प्रभाव होता है क्योंकि तापमान बढ़ने से विलयन में पदार्थों की घुलनशीलता बढ़ जाती है, जिससे मूलरता भी बढ़ जाती है। तापमान के साथ कणों की गति बढ़ने, देखो भाई ताप किसी भी ताप मतलब बढ़ाएंगे विलयन का तो उसमें क्या होगी, गति बढ़ेगी, कणों में और ज्यादा जो है स्थान बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके से उसमें बताया गया है ना, अधिक कण विलयन में घुलने में सक्षम होंगे, और ज्यादा मतलब स्थान होगा तो अधिक कण घुलने में सक्षम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है भाई, वही चीज है आपकी, है ना। क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको कर लेना। कोई धातु पर क्या होता है, किसी धातु पर जब प्रकाश पड़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, यही प्रकाश विद्युत प्रभाव है। नेक्स्ट हमारा ज्यामितीय समावयवता भाई क्या है ना, इसको पढ़ करके ही जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान समावयवता ज्यामितीय है, इसको पढ़ लेना पूरा। ये तब होती है जब 2 या 2 से अधिक यौगिक समान संरचनात्मक सूत्र होते हुए भी विभिन्न स्थानिक वितरण के कारण भिन्न होते हैं। यह मुख्य रूप से डबल बंधों या सर्कल बंधों में देखा जाता है। तो वो इस चीज को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये रहेगा यहाँ पे डबल बंध यहाँ पे उत्पन्न होने पर यहाँ पे क्या होगी, ज्यामितीय समावयवता होगी। अगला क्वेश्चन है मूल और एवोगाड्रो संख्या से आप क्या समझते हैं। तो मूल एक यौगिक या तत्व की वह मात्रा है जिसमें आपको यहाँ पे 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं, जिसे एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है ना। ये रहेगा आपका आंसर पूरा। नेक्स्ट है आपका विलयन भाई किसे कहते हैं। 12th में आप इसे डिटेल में पढ़ने वाले हो भाई, चैप्टर है पूरा का पूरा विलयन, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा विलयन।
दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ को घोलता है, उदाहरण के लिए विलायमान उसके दूसरे, मतलब देखो दो पदार्थों का समांगी मिश्रण कर सकते हैं, सीधा 9th क्लास की परिभाषा ठोक दो। नेक्स्ट है आपका मूलरता एवं मूललता की इकाई सहित परिभाषा लिखिए, है ना। अभी अंतर हमने ऊपर देख लिया था, है ना। तो मूलरता क्या होती है, प्रति लीटर बिलियन में मूलों की संख्या होती है ना। ये देखो 1 लीटर में बिलियन में घुलने वाले पदार्थ के मूलों की संख्या को दर्शाता है, और मूललता में लीटर में, है ना। तो लीटर को 1 किलोग्राम को दर्शाता है, सॉरी, यहाँ इसमें लीटर में दर्शा रहा है, इसमें किलोग्राम में दर्शा रहा है, और ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, और इसको याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मूलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और मूललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इसको याद रखना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलरता बराबर होता है मूलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में, है ना। वही चीज़ है लेकिन यहाँ पे क्या है, किलोग्राम में, यहाँ पे लीटर में, ठीक है। तो आप इकाई याद रखो, बस पता रहेगा। मूल प्रभाज भाई किसे कहते हैं, तो मूल प्रभाज किसी पदार्थ के एक मूल का द्रव्यमान होता है जिसे भार में मापा जाता है। यह पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान का वह गुणांक होता है जिसे 1 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो मतलब ये मूल पदार्थ किसी मूल का द्रव्यमान होता है, प्रभाज, है ना, जिसे ग्राम में मापा जाता है। यह पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान का वह गुणांक होता है जिसे 1 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। तो विशिष्ट चालकता किसी विलयन की विशिष्ट चालकता जो होती है वह विलयन की चालकता की वह माप होती है जो 1 मीटर लंबाई और 1 वर्ग मीटर क्रॉस सेक्शन वाले एक सर्किट में उत्पन्न होती है। इसकी इकाई जो होती है साइमन्स पर मीटर होती है ना। इस तरीके से इसे व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा संक्षारण भाई किसे कहते हैं, तो संक्षारण आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ रखा है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो इस तरीके से लिखना है, थोड़ा सा आप डिटेल में लिखते हुए चलेंगे कि जब, है ना, लोहा या फिर धातु, है ना, जब वो किस संपर्क में आती है, जब आर्द्रता या नमू के संपर्क में आती है ना, खासकर लोहे पर, तो उस पर जो है उसकी जंग की परत लगना स्टार्ट हो जाती है। आर्द्रता के संपर्क में आने पर, पानी के संपर्क में आने पर, है ना, तो द्रव्यमान का नाश हो जाता है और रासायनिक अभिक्रिया के रूप में होता है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, है ना। तो इससे ये पता चलेगा भाई कि लोहे पर जंग लगना एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए भाई। ये रहेगा आपके सामने ओम का नियम, इसको आपने पढ़ ही रखा होगा। इसका गणितीय रूप दिया गया है V = I × R, है ना, आई धारा है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है अपचयन क्रिया को समझाइए। देखो ओम का नियम कर लेना अच्छी तरीके से। अपचयन यानी कि रिडक्शन क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के आवेश में कमी होती है ना, तत्व के आवेश में कमी हो यानी वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग और हाइड्रोजन का ग्रहण होता है। तो इतना याद रखो, जहां पर ऑक्सीजन का जो है त्याग, ऑक्सीजन को भाई छोड़ दिया जाए, चल निकल इधर से, और हाइड्रोजन को अपना लिया जाए, वहां पर क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। Cu2 है ना, कॉपर A2ECu, ये अभिक्रिया इसकी रहेगी कॉपर। नेक्स्ट है आपका कीलेट भाई क्या है, कीलेट और लेगेंड दोनों को पढ़ लेना भाई, है ना। तो वे यौगिक होते हैं कीलेट जिसमें एक केंद्रीय धातु आयन को एक या एक से अधिक लेगेंड्स द्वारा कई बंधों से घेर लिया जाता है। तो केंद्रीय धातु आयन को एक या एक से अधिक लेगेंड्स द्वारा जब घेर लिया जाए, इस प्रकार यह स्थिर यौगिक बनाता है। उदाहरण आपको दिया गया है ना, EDTA, है ना। EDTA का पूरा नाम कई बार आया था, एथिलीन डाइमिनिस्ट्रेटिसिटिकोस, एक कीलेट एजेंट है। इस चीज को याद रखना, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दिक् लवण भाई किसे कहते हैं, तो दिक् लवण जो होते हैं ऐसे अणु होते हैं जिनमें 2 कार्यात्मक समूह होते हैं, जैसे जो 2 विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड में दोनों कार्बोक्सिलिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, है ना। जिसमें क्या होता है, देखो ये एक ऐसा एसिड है, अम्ल है कहें कि जिसमें दोनों कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। इसका उदाहरण हो जाता है दिक् लवण का, मतलब 2, ये 2 हैं, दोनों जब साथ हैं। नेक्स्ट दिया गया है ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम क्या है। देखो भाई ऊष्मा गतिकी को ध्यान से पढ़ लेना, एंड इसका द्वितीय नियम आपको दिया गया है, इसको पढ़ लेना। देखो आप वही परिभाषा याद रखना छोटी छोटी जो आपको पहले से याद है, क्योंकि कुछ अलग हो सकते हैं वर्ड, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो वो कर लेना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि निकिल अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4, है ना, प्रतिचुंबकीय। इसका एक रूप ही है, जबकि यह प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय क्यों, ये 3 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद कर लेना। ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है। आयन अनुचुंबकीय है क्योंकि इसमें निकेल आयन का ऑक्सीकरण स्थिति +2 होती है, मतलब +2 होती है ना, एक भी बार इसको लिखिएगा, +2 होती है ऑक्सीकरण की स्थिति, और इलेक्ट्रॉन इसके एकत्रित होते हैं, जिससे एक आयन किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिक्रिया नहीं करता है। जबकि जो निकेल CO4 प्रतिचुंबकीय है क्योंकि CO लिगेंड के कारण, Ni जो देखो इसमें क्या है, ये CO लिगेंड है, इसके कारण क्या होता है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में स्थित निकेल आवृत्ति के कारण यह प्रतिचुंबकीय जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है ना। इसी तरीके से कह सकते हैं कि इसमें +2 ऑक्सीकरण स्थिति के कारण ये जो है अनुचुंबकीय है, और इसमें जो है यह CO लिगेंड के कारण ये क्या है, चुंबकीय गुण दर्शाता है।
नेक्स्ट हमारा आरएनए एवं डीएनए में क्या अंतर है। तो आरएनए कहता है, आरएनए का पूरा नाम, एक तो नाम के आधार पर अंतर कर देना है आपको कि आरएनए का पूरा नाम आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। यह एकल राह होती है, मतलब एक स्ट्रैंड होती है इसमें। और डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में द्वि स्ट्रैंड होती है ना, ये इसका द्विस्तरीय अणु होता है, एक एकल अणु होता है ना, स्ट्रैंड्स अणु है, जिसमें क्या होता है, राइबोज शर्करा पाई जाती है और यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह आनुवंशिक पदार्थों का संग्रहण करता है और डीएनए का कार्य जीनों को संग्रहित करना होता है ना, तो इस चीज से इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, पेप्टाइड बंध क्या है। पेप्टाइड बंध आपको दिया गया है, यह एक प्रकार का रासायनिक बंध है जो दो अमीनो एसिड्स के बीच बनता है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि दो अमीनो एसिड्स के बीच बनने वाला बंध खालिस्तान बंध है, तो पेप्टाइड बंध होता है। यह बंध अमीनो एसिड्स के अमीनो समूह है ना, NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह COOH के बीच पानी के अणु के वियोग से बनने वाला बंध है जो पेप्टाइड बंध है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्व आपको क्वेश्चन, वे तत्व होते हैं जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में स्थित होते हैं। इन तत्वों के पास अपर्याप्त इलेक्ट्रॉन वाले डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो इन्हें विभिन्न ऑक्साइड और आयन बनाने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरण आपको दिए गए हैं ना, तो इस चीज से आप यहाँ पे देख सकते हो। संक्रमण तत्व हमारे है ना, संक्रमण धातुओं हैं ये कहेंगे आपकी। तो इस तरीके से हमारे 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हो गए भाई कंप्लीट। एंड आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो कर लेना लाइक, क्योंकि अगर आप चैनल पर जुड़े रहोगे और सब्सक्राइब कर लोगे तो आपकी परीक्षा की तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ पे मैं आपको PDF की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर पाएंगे और डिस्क्रिप्शन भी इसके लिए चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।